साथियों नमस्कार। साथियों आज हम अपर प्राइमरी का जो सोशल स्टडीज़ की जो हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ चल रही है उसका सेकंड वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। निम्नलिखित शैलों में से कौन सी अवसादी शैल का उदाहरण है। तो देखिए शैल जो हैं वो तीन तरह की होती हैं। आग्नेय शैल, अवसादी शैल और कायांतरित शैल। आग्नेय शैल जो होती है इसको प्राथमिक शैल भी कहा जाता है। जब ज्वालामुखी से मैग्मा जो है, जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो मैग्मा लावा बन के बाहर आता है और जब ये लावा पूरी तरह से लिक्विड से सॉलिड में बदल जाता है, ठोस में बदल जाता है, तो ये कठोर हो जाता है और कठोर चट्टान का रूप धारण कर लेता है। कठोर चट्टान का रूप धारण कर लेता है। ये चट्टान जो है, कठोर चट्टान, ये आग्नेय शैल कहलाती है। अब जब ये कठोर चट्टान टूटती हैं तो ये चट्टानें जो हैं आपस में जब रगड़ती हैं और टूटती हैं तो इनसे जो है चूर्ण जो होता है चट्टान का वो इकट्ठा होता है और वो एक परत में बिछ जाता है। परत के रूप में वो बिछ जाता है। तो वो जो परतदार चट्टानें जो बनती हैं, जो परतदार का रूप धारण करती हैं, तो ये जो है इस प्रकार की सेल जो है वो अवसादी सेल कही जाती है। उसके बाद यही अवसादी सेल जब और आग्नेय सेल दोनों मान के चल रहे हैं हम। आग्नेय और अवसादी सेल जो है, आग्नेय इनका जब क्या होता है कायांतरण होता है, रूपांतरण होता है हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर। क्या होती हैं अधिक दबाव और तापमान 100 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड होने के कारण क्या होता है, ये चट्टानें जो हैं, जो कि अवसादी चट्टानें जो कि चूर्ण का रूप फॉर्म करके एक परतदार चट्टानें हो चुकी हैं। और जो आग्नेय चट्टान हैं, जो पहले से जो कठोर चट्टानें हैं, ये दोनों मिलकर के जो हैं इनका रूपांतरण होता है। और हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर से क्या होता है, इनके अंदर जो दबाव पड़ता है, दबाव करने से जो है जो रूपांतरण होता है उसको जो है ये कायांतरित या रूपांतरित सेल कहा जाता है। और ये जो कायांतरित सेल होती है ये सबसे कठोर होती है। ये सबसे कठोर होती है क्योंकि इसमें आग्नेय और अवसादी सेल दोनों का रूपांतरण होता है। अवसादी सेल क्योंकि इसमें अवसाद होते हैं, या कह सकते हैं कि बजरी, बालू, कंकड़ सभी जो होते हैं इसमें मिले होते हैं। तो ये जो परतदार चट्टान होती है ये परतदार चट्टान के रूप में भी जानी जाती है। और ये जो अवसादी सेल है ये भी कठोर ना होकर के ये कम कठोर होती है, कम कठोर। आग्नेय सेल भी कठोर होती है, लेकिन कठोरता की अगर बात करें तो सबसे कठोर कायांतरित सेल होती है, भी याद रखिएगा। उसके बाद में अब अगर हम बात करें कि इनमें से कौन सी अवसादी सेल है या कौन सी कायांतरित सेल है, ये भी पूछा जाता है। तो ग्रेनाइट और बसाल्ट का रूप धारण करती है जो आग्नेय सेल। तो ये ग्रेनाइट और बसाल्ट की चट्टानें ये आग्नेय सेल का उदाहरण है। आग्नेय सेल का अवसादी सेल में सेल आ जाएगी, यहाँ पे ये आप जर्सी ऑप्शन है, ये अवसादी सेल में आ जाएगा शेल। शेल से जो है स्लेट बनती है, स्लेट जो है कायांतरित सेल है। संगमरमर ये बालू पत्थर जो होते हैं, बलुआ पत्थर और चूना पत्थर, तो चूना पत्थर से सीमेंट बनता है, चूना पत्थर से, और चूना पत्थर से ही यहाँ पे ये संगमरमर भी बनता है। तो संगमरमर जो है ये कायांतरित सेल हो गई, और चूना पत्थर और बलुआ पत्थर जो हो गया, बलुआ पत्थर, ये दोनों जो हो गए
ये अवसादी सेल हो गई। इससे क्वार्ट्जाइट भी बनता है बलुआ पत्थर से। और ग्रेनाइट ये आग्नेय सेल हो गई, मार्बल बताई है मैंने। और स्लेट जो है ये भी का कायांतरित सेल हो गई। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स? भाग 3 हम लोग जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में है कॉन्स्टिट्यूशन में। भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है, संघ और राज्य क्षेत्र। भारत राज्यों का संघ है, ये अनुच्छेद 1 में कहा गया है संविधान के, संघ और राज्य क्षेत्र। अब इसमें दूसरा भाग जो है ये नागरिकता है। एकल नागरिकता हम लोग जानते हैं हमारे देश में है। एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? ये ब्रिटेन के संविधान से ही ली गई है। मौलिक अधिकार जो भाग 3 में है वो मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। भाग 4 में डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, आयरलैंड। और मौलिक कर्तव्य भी पूछा जाता है, तो मौलिक कर्तव्य रशिया के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा इनको समिति के द्वारा इनको जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, उसके द्वारा स्वर्ण सिंह समिति के ने जो सुझाव दिया था उसके आधार पर 51 का संविधान में जोड़ा गया अनुच्छेद और भाग 4 का जोड़ा गया जो मौलिक कर्तव्य कहलाता है। अब मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? समता का अधिकार, समानता का अधिकार है जो कि 14 से 18 अनुच्छेद के बीच में है। उसके बाद 19, 20, 21, 22 ये स्वतंत्रता का अधिकार है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और उसके बाद जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार है, शोषण के विरुद्ध ये 23, 24 है। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ये 25, 26, 27, 28 है। उसके बाद संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार है, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार एवं शिक्षा, ये 29, 30 में है अनुच्छेद। 31 का लोप कर दिया गया। 31 में जो है अधिकार जो बोल रहा था संपत्ति का अधिकार, वो अब भाग 12 में अनुच्छेद 300 में उसको डाल दिया गया है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये अनुच्छेद संख्या 32 है, तो ये जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, यू शेप्ड वैली इज फॉर्म्ड बाय, यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। देखिए बेसिकली क्या है, मान लीजिए जो बर्फ का क्षेत्र है, जहाँ मान लीजिए हिमालय है, और यहाँ पे क्या है कि ये यहाँ से बर्फ़ पिघलती है, और पिघलने से क्या होता है, मान लीजिए दो पर्वतों के बीच में ऐसे इस तरह से पिघली, और पिघलने के बाद में यहाँ पर जो है एक घाटी सा फॉर्मेशन हो जाता है जो कि यू आकार की घाटी होती है, यू आकार की। तो जितने भी हिमानी हैं या ग्लेशियर्स हैं तो वो जो हैं यू आकार की घाटी फॉर्म करते हैं। नदियाँ जो हैं वो वी आकार की घाटी फॉर्म करती हैं, ये याद रखिएगा। यू आकार की घाटी ग्लेशियर्स फॉर्म करते हैं। इंडिया का सबसे ऊंचा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है। नदियाँ जो हैं ये वी आकार की घाटी बनाती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 दे रखते हैं, इसमें रिवर, ग्लेशियर, विंड और सी वेव्स। आंसर हो जाएगा हिम नदी द्वारा, ग्लेशियर के द्वारा यू आकार की घाटी का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट आते हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? ये 1952 में शुरू किया गया। बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, सैफरन या केसर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, केसर प्राप्त किया जाता है। तो देखिए ये
केसर रेड कलर का होता है, हम लोग जानते हैं। और ये फूल है केसर का, और फूल के बीच में ये जो है ये पुष्प वर्तिका है, पुष्प वर्तिका। इससे जो है केसर फॉर्मेशन होता है, केसर बनता है, और यही पार्ट जो है केसर कहलाता है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है कि केसर का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर में। तो ये याद रखिएगा। तो फ्लावर स्टिग्मा इसका आंसर हो जाएगा, पुष्प पट्टिका। नेक्स्ट आते हैं, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नर हैज़ द पावर टू रिजर्व अ बिल फॉर द प्रेसिडेंट एसेंट। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? तो देखिए, बिल जो होते हैं, तो बिल को जो है चार तरीके से जो है राज्यपाल उस पर अपनी संस्तुति भी दे सकता है, एजेंट टू द बिल, उसको जो है वापस कर सकता है बिल को, उसके बाद उसको जो है अपने विवेक की शक्ति के अनुसार जो है उसको लंबे टेन्योर के लिए भी अपने पास रख सकता है। यानी जो ठंडे बस्ते में जिसको बोलते हैं कि ठंडे बस्ते में बिल को डाल दिया, बिल को लिख जो है राज्यपाल ने बिल को अपने पास रख लिया। तीसरा, अपने पास रखना, वापस नहीं करता है बिल को। और चौथा होता है राष्ट्रपति की संस्तुति के लिए, अगर किसी बिल को उसको लगता है, इसी विधेयक को कि राष्ट्रपति की संस्तुति के लिए उसको भेजा जाना चाहिए, तो ऐसे बिल को वो राष्ट्रपति की संस्तुति के लिए भेजता है। और इस के लिए जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 200। आर्टिकल 108 में जब मान लीजिए सरकार, केंद्र सरकार जो है केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा जो है, तो लोकसभा और राज्यसभा के बीच में जब साधारण विधेयक पर जब मत एकता का अभाव हो जाता है, या फिर कह सकते हैं कि जैसे अमेंडमेंट्स कुछ राज्यसभा ने किए वो लोकसभा ने नहीं माने, या लोकसभा के द्वारा जो भी अमेंडमेंट्स किए गए वो राज्यसभा नहीं मान रही है, या दोनों सदनों में जो मत एकता का अभाव है, एक मत नहीं है, तो ऐसे केस में राष्ट्रपति जो है दोनों सदनों की बैठक को बुलाता है, आहूत करता है। इसको याद रखिएगा, आहूत शब्द में ले रहा हूँ। ठीक है। और दूसरा जो है कि जब ये दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है, ये साधारण विधेयक पर ही होती है, संविधान संशोधन विधेयक पर, धन विधेयक पर ऐसा नहीं होता है। तो मतलब कहने का मतलब है कि संयुक्त बैठक जो है वो संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक पर नहीं बुलाई जा सकती। तो क्या है कि जब भी ये बैठक बुलाई जाती है, तो इसकी अध्यक्षता जो है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो इसमें ये जो है ये 108 अनुच्छेद में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। आर्टिकल 52 हम लोग जानते हैं, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 52 कहता है। आर्टिकल 213 ये अध्यादेश की शक्ति है कि कोई भी राज्यपाल जो है वो अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश पारित कर सकता है, अध्यादेश ला सकता है। और अगर 123 आर्टिकल लें, तो 123 आर्टिकल जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश की जो शक्ति जो राष्ट्रपति को दे रखी है, वो आर्टिकल 123 में आती है, अनुच्छेद 123 में आती है। नेक्स्ट आते हैं, विच डिजीज प्रिवेंटेड बाई टीएबी वैक्सीन। टीएबी का टीका किस रोग से बचाव करता है? देखिए, टाइफाइड से ये बचाव करता है, आंसर हो जाएगा बी। टी का मतलब है सल्मोनेला टाइफाई। सल्मोनेला टाइफाई जो है, सल्मोनेला टाइफाई, टाइफाई, टाइफी, ठीक है। और ये जो है इसके ये जो है कारक जो होता है सल्मोनेला टाइफी, ये टाइफाइड मियादी बुखार का कारक होता है। ये एक तरह का बैक्टीरिया होता है। और ये जो है टीएपी वैक्सीन जो है, ये इसी इसी वैक्सीन ये मियादी बुखार के लिए होती है, ठीक है। अब इसमें टी का मतलब है टाइफाई, और ए जो है वो सल्मोनेला ए टाइप का जो टाइफी है, और दूसरा जो है बी टाइप का टाइफी है। डिप्थेरिया, परटूसिस और टिटनेस, डीपीटी,
डीपीटी का टीका हम लोग जानते हैं लगवाया जाता है बच्चों के। तो डिप्थीरिया परटूसिस टिटनेस जो है, वूपिंग कफ जो है, काली खांसी, ये जो है इससे संबंधित है। ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस तपेदिक, ये जो है ट्यूबरक्लोसिस है, इसका जो टीका लगता है बच्चों को, उसको बीसीजी का टीका बोलते हैं, बैसिलस कलमाइटी गुआनिन। और इसमें एक चीज़ और बता दूं कि टाइफाइड को लेकर के पूछा जाता है कि विडाल टेस्ट जो है ये किया जाता है इसको पता करने के लिए कि किसी को टाइफाइड है कि नहीं है, तो ये भी जान लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ, जो भारत का उपराष्ट्रपति जो है उसका निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट का जो चुनाव होता है उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के समस्त सदस्य जो हैं पूरे निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य जो हैं भाग लेते हैं, संसद के दोनों सदनों के सदस्य। तो इसमें हो जाएगा ऑल मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, ए वाला आंसर जो है वो सही हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि राष्ट्रपति को भी जान लीजिए कि देखिए, वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए राज्यसभा का मेंबर बनने की अर्हता होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, लेकिन प्रेसिडेंट बनने के लिए लोकसभा के मेंबर बनने की अर्हता होनी चाहिए। प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट के केस में दोनों हाउसेस के मेंबर्स होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के, लेकिन मनोनीत जो मेंबर होते हैं, जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, केवल वही इसमें भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। जो 12 सदस्य जो हैं मनोनीत करता है राष्ट्रपति, वो भाग नहीं लेते हैं। उसके अलावा राज्य विधानसभाओं के मेंबर्स भाग लेते हैं, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, और दिल्ली और पांडिचेरी के 2 ये यूनियन टेरिटरी हैं जिनके निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, विच कंट्री इज नॉट द मेंबर ऑफ सार्क, कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क जो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अब सार्क का जो 8 दिसंबर 1985 को इसका फॉर्मेशन हुआ था, और इसके मेंबर भारत के सभी पड़ोसी देश हैं। पहली बात, म्यांमार को छोड़कर, म्यांमार को छोड़कर, म्यांमार ये नहीं होता है। ठीक है, और पहली चीज तो कौन कौन से सदस्य हो गए, बांग्लादेश सदस्य हो गया, पाकिस्तान सदस्य हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, अफगानिस्तान भी सदस्य है, मालदीव जो है वो सदस्य है, श्रीलंका सदस्य है, तो ये सभी सदस्य हैं इसके, और बांग्लादेश सदस्य है, भूटान सदस्य है। तो ये सार्क के सदस्य हैं। और ये सार्क जो ऑर्गेनाइजेशन बना, इसका जो है सबसे पहली जो बात कहेंगे कि इसके ये ऑर्गेनाइजेशन कहाँ फॉर्मेशन हुआ, ढाका में फॉर्मेशन हुआ, बांग्लादेश में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नेपाल में, काठमांडू में, याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कि इसमें पूछा गया है कौन सदस्य नहीं है। नेपाल भी है, भूटान भी है, बांग्लादेश भी है, जापान इसका सदस्य नहीं है। जापान एक ऑब्जर्वर की तरह होता है, इसमें ही ऑब्जर्वर की तरह इसको वो भाग लेता है। तो ये जो है इसमें आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, हाउ मेनी रिब्स, पसलियाँ, आर देयर इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में कुल कितनी पसलियाँ होती हैं। मानव शरीर में ये जो टोटल पसलियाँ होती हैं वो 22 पसलियाँ होती हैं। तो आयोग ने तो 22 माना है, लेकिन ओवरऑल जो है 12 एक तरफ 12 दूसरी तरफ, तो 24 होती हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा सी वाला। इसको 22 को आप ना मानिएगा, बहुत सी बुक्स में 22 दे रखा है, आंसर सी है 24। तो कहाँ कहाँ पे ट्रू रिप्स होती हैं, ये जो आकार है हमारा बॉडी का, तो इसमें कहाँ कहाँ पर रिप्स हैं, ये पसलियाँ ये होती हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 दूनी 14, 14 तो यही हो गई ट्रू रिप्स। उसके बाद फॉल्स रिप्स बोलते हैं 8 9 10 को, ये 3 जो है 3 दूनी 6 हो गई फॉल्स रिप्स, तो 14 6 20। और उसके बाद में 11 12, यहाँ पे ये फ्लोटिंग रिप्स होती हैं, ये फ्लोटिंग रिप्स इस तरफ भी होती हैं, तो
यहाँ पे हो गई, ये दोनों टोटल हो गई 12 और 12 का दूना 24, तो आंसर हो जाएगा सी वाला। नेक्स्ट आते हैं, ऑन विच डे इन इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है, सभी लोग जानते हैं। जिस ईयर का योगा डे हो तो उस ईयर में इसकी थीम क्या है, इसको जरूर आप लोग याद करके जाइएगा एग्जाम से पहले। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट बुक ऑफ योगा, योग दर्शन। योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन के लेखक कौन हैं? योग दर्शन के लेखक महर्षि पतंजलि हैं, हम लोग को पता है, लेकिन इसके अलावा भी जो दर्शन है उनको भी रिवाइज कर लेते हैं। न्याय दर्शन के गौतम हैं प्रतिपादक, गौतम। सांख्य दर्शन के कपिल हैं, कपिल। उसके बाद उत्तर, ये पूर्व मीमांसा के जैमिनी हैं, पूर्व मीमांसा जैमिनी। उत्तर मीमांसा के बादरायण हैं। वैशेषिक के कणाद हैं, कणाद हैं। तो ये जरूर याद रखिएगा, ये भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट आते हैं, जीन प्रोटीन इज रिलेटेड टू विच क्रॉप। जीन प्रोटीन जो है किस क्रॉप में, किस फसल में पाया जाता है? जीन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है? ये मक्का में पाया जाता है, मेज में। इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है ये जीन प्रोटीन को। नेक्स्ट आते हैं, विच ब्रीड ऑफ काउ, गाय की कौन सी नस्ल जो है वो डुअल पर्पस या दुकाजी के लिए आती है, दो काम के लिए आती है। गाय की कौन सी नस्ल दुकाजी उद्देश्य की है? जर्सी जो है ये विदेशी नस्ल है, ये दुकाजी नहीं है, इसमें ये दूध देती है और दुधारू गाय है। गिर, ये भी दुधारू गाय है। ज़्यादा दूध देती है, सिंधी भी ज़्यादा दूध देती है। थार पाकर, थार पारकर ये जो है जोधपुर और जैसलमेर में होती है, इसकी ब्रीड जोधपुर और जैसलमेर में पाई जाती है, राजस्थान में। ये जो है दूध भी देती है, इसका जो अमाउंट होता है दूध का वो भी दुधारू गाय है, बहुत ज़्यादा दूध देती है। और साथ साथ जो है ये जिस प्रकार से कृषि काम में बैल आते हैं उसी प्रकार से ये कृषि कार्य में भी काम आती है, कृषि कार्य में भी कार आती है, काम आती है। नेक्स्ट है, विच प्रिजर्वेटिव इज यूज्ड इन जेली मेकिंग। जेली बनाने में किस परिरक्षक प्रिजर्वेटिव के रूप में प्रयोग होता है? प्रिजर्वेटिव क्या है, किसी भोजन को जो है डिब्बा बंद भोजन है, अगर उसको जो है ज़्यादा देर तक रखना है, हमको सही रखना है, उसमें फंगस ना लगे, तो वो प्रिजर्वेटिव जो मटेरियल जो यूज़ होता है, या कह सकते हैं कि जो केमिकल यूज़ होता है वो, या जो तत्व यूज़ होता है, या वो प्रिजर्वेटिव कहलाता है। तो पैक्टिन ये भी यूज़ होता है जेली में, लेकिन प्रिजर्वेटिव नहीं होता है, एज ए प्रिजर्वेटिव यूज़ नहीं होता है। शर्करा, शुगर जो है ये प्रिजर्वेटिव, एज ए प्रिजर्वेटिव जो है ये यूज़ होती है। बी आंसर इसका सही हो जाएगा। और सल्फाइड ये भी प्रिजर्वेटिव होती है। तो ये जो है ये भी भोजन में के जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं, फूड मटेरियल्स होते हैं, पैक्ड फूड मटेरियल्स, उनमें भी ये सल्फाइड जो होती है ये भी प्रिजर्वेटिव का काम करती है। लेकिन जेली मेकिंग के लिए सल्फाइड प्रिजर्वेटिव काम नहीं करती। तो इसमें एग्जैक्ट आंसर जो है वो शुगर हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड ये और प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये दोनों जो हैं H2SO4 बनाते हैं अगर क्रिया करेंगे दोनों की, जो कि अम्ल वर्षा एसिड रेन के लिए उत्तरदायी होते हैं। अम्ल वर्षा, और ये कहाँ होती है अम्ल वर्षा? नॉर्वे और स्वीडन में। नेक्स्ट आते हैं, इंडिया हैज़ डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी एग्रो क्लाइमेट जोन। भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है?
तो IARI जो है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, या फिर एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसने 15 प्रकार की जलवायु के बारे में बताया है। भारत में 15 प्रकार की जलवायु है, कृषि जलवायु। अगर कई चीज उत्तर प्रदेश में अगर पूछ ली जाए कि उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार की कृषि जलवायु है, तो 9 प्रकार की है। ये भी याद रखिएगा। बाकी जलवायु पे जब हम आएंगे, जब ज्योग्राफी पढ़ाएंगे आपको, फिजिकल ज्योग्राफी, तब उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। नेक्स्ट आते हैं, हु इज द राइटर ऑफ राजपूत पेंटिंग। राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है? तो राजपूत घराने कहाँ होते थे? राजस्थान में होते थे। और आनंद के कृष्ण स्वामी जो हैं, ये राजपूत पेंटिंग जो है बुक इन्होंने लिखी है। आंसर हो जाएगा बी वाला। नेक्स्ट आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ दिल्ली एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ सिकंदर सानी सेकंड। या सिकंदर सानी जो है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय या सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? पता है आप लोग को अच्छी तरह से कि ये अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी। तो ये याद रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था ये बहुत ज़्यादा प्रचलित थी, बाजार व्यवस्था के। और अब बाकी के बारे में बात कर लेते हैं। जो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, सिकंदर लोदी आगरा सिटी बसाया। पहली बात तो ये इम्पोर्टेंट है, सिकंदर लोदी ये इन्होंने आगरा सिटी बताया। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है। उसके बाद लोधी वंश का शासक था ये। और उसके बाद जो है इल्तुतमिश गुलाम वंश में जब कुतुबुद्दीन ऐबक का ये दमान था, और इसने एकता प्रणाली चलाई थी। एकता के साथ साथ चालीसा दल का गठन किया था। उसके अलावा जो मुद्रा चलाई थी वो जीतल और टंका दो जो हैं ये सिक्के चलाए थे। बलबन बलबन जो है रक्त और लौह की नीति के लिए जाना जाता है। गयासुद्दीन बलबन, ये भी अफरासियाब वंश का था, ये याद रखिएगा। और बलबन जो है इसने सिजदा और पैबोश पैबोस ये दोनों प्रथा चलाई थी। सिजदा पैबोस मतलब सजदा करना, और पैबोस पैर पे आकर के जो है सर को रख देना, इस तरह से जो है ये प्रथा जो थी इसने बलबन ने चलाई थी। नेक्स्ट आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन। किसे जो है निम्नलिखित में से किसे मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है, या फिर कह सकते हैं भारतीय क्रांति की माता कहा जाता है? तो वो है मैडम भीकाजी कामा। इनको जरूर याद रखिएगा, मैडम भीकाजी कामा को। ये जो है 1907 में स्टुटगार्ड में इन्होंने विश्व सामाजिक कांग्रेस समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया था। और यहाँ पर जो है इन्होंने तिरंगा झंडा सबसे पहले फहराया था। ठीक है, तिरंगा झंडा डिजाइन किसने किया है? पिंगली वेंकैया ने। ठीक है। कल्पना दत्त, प्रीतिलता वाडेकर, इन दोनों का संबंध चटगांव के शस्त्रागार की डकैती में ये सूर्यसेन के साथ थी। इनको मास्टर ला भी कहा जाता था सूर्यसेन को। 1930 की घटना है ये, जब इन्होंने शस्त्रागार डकैती की थी। उसमें प्रीतिलता वाडेकर, कल्पना दत्त, बीना दास, ये सभी शामिल थी महिलाएं। एनी बेसेंट ने थियोफिजिकल सोसाइटी की स्थापना की भारत में, हिंदू धर्म को और बढ़ाने के लिए, उसको जो प्रचार प्रसार के लिए। और साथ में जो है एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की भी स्थापना की थी। होम रूल लीग, और ये दो होम रूल लीग थी 1916 में। एक तो बाल गंगाधर तिलक ने करी थी, जो केवल जो है महाराष्ट्र तक, उसका महाराष्ट्र कर्नाटक तक फैली थी। और जो इनकी जो होम रूल लीग थी वो जो है कि पूरे अखिल भारतीय
होम रूल लीग थी। 1917 में ये सबसे पहली महिला कांग्रेस की अध्यक्षा बनी थी। कलकत्ता में वो अधिवेशन हुआ था। 1925 में भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कांग्रेस की सरोजनी नायडू, 1925 कानपुर अधिवेशन में। तो ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा। अडयार में जो है ये फिजिकल सोसाइटी का वो हेडक्वार्टर था, और इनकी जो पत्रिका थी वो थी कॉमन व्हील, याद रखिएगा, कॉमन व्हील। नेक्स्ट आते हैं, हु गॉट बिल्ड सुदर्शन लेक। सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ? तो सुदर्शन झील का जो निर्माण है वो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, यहाँ पे मौर्य में जोड़ देता हूँ, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा चलाया किया गया था। पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा किया गया था। उसके बाद में अशोक के, और इसका जो प्रमाण मिलता है वो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। अब नेक्स्ट है कि अशोक के काल में तुषास था, तुषास जिसने इसी सुदर्शन झील को एक्सटेंड करवाया था। उसके बाद में अशोक के बाद में स्कंदगुप्त के काल में, स्कंदगुप्त के काल में सुदर्शन झील का, इस झील का जीर्णोद्धार हुआ था एक तरह से, उस मेंटेनेंस जो है वो करवाया गया था। तो ये जरूर याद रखिएगा। और इसके अलावा यहाँ पे बिंदुसार ऑप्शन दिया गया है, समुद्रगुप्त ऑप्शन दिया गया है, इसको भारत का नेपोलियन कहते हैं समुद्रगुप्त को। और प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन ने लिखी, तो उसमें समुद्रगुप्त का वर्णन है अभिलेख में। बिंदुसार ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। और इसमें एक चीज़ जरूर याद रखिएगा, बिंबिसार और बिंदुसार, इनको जो है डिफ्रेंशिएट रखिएगा हमेशा। बिंबिसार पहले हुआ था, मगध का शासक था, उसका लड़का था अजातशत्रु। और यहाँ पर जो है ये बिंदुसार है, ये बिंदुसार का पुत्र था अशोक। नेक्स्ट आते हैं, द जेनेलॉजी ऑफ द पुष्यभूति डायनेस्टी बिगिंस विद विच किंग। पुष्यभूति राजवंश की वंशावली अधोलिखित किस राजा के नाम से प्रारंभ होती है? तो पुष्यभूति वंश जो है, हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का ही शासक था। अब सबसे पहले जो है पुष्यभूति वंश में नरवर्धन आया था, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। नरवर्धन के बाद राज्यवर्धन आया, राज्यवर्धन के बाद आदित्यवर्धन आया, फिर प्रभाकर वर्धन आया। प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र थे, एक था राज्यवर्धन, जो ये राज्यवर्धन फर्स्ट हो गया, इसके दो पुत्र थे। तो यहाँ पे राज्यवर्धन था, और दूसरा जो है, ये दोनों भाई थे राज्यवर्धन और दूसरा हर्षवर्धन, हर्षवर्धन। नेक्स्ट आते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नरवर्धन। नॉर्थ इंडिया बिफोर राइज ऑफ मौर्याज वाज डिवाइडेड इन। मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पहले समस्त उत्तर भारत विभक्त था। समस्त उत्तर भारत, मौर्य शासक जब आया था, तो मौर्य साम्राज्य जब फैला था, तो उससे पहले जो है 16 महाजनपदों में वो ये विभक्त था, और 16 महाजनपदों और गणराज्यों में ये विभक्त था। अच्छा, इससे पहले जो क्वेश्चन था उसको लेकर के एक बात और मैं बता दूं कि इसको बहुत अच्छी तरह से आप लोग याद रखिएगा कि जो मौर्य काल है उसको अच्छी तरह से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। निश्चित उसमें से एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे वो बौद्ध धर्म को लेकर के हो कि अशोक ने जो है बौद्ध धर्म अपनाया था उसको लेकर के हो, और चाहे वो कोई अगर विदेशी भारत आता है तो उसको लेकर के हो जाए। तो अब जैसे हर्षवर्धन के समय में इंसान जो है वो भारत आया था, इसको याद रखिएगा। ठीक है। अब ये 16 महाजनपद जो थे, उन वो कौन कौन से थे? तो एक क्वेश्चन तो ये पूछ रहा है कि 16 महाजनपदों का वर्णन कहाँ मिलता है? तो एक तो भगवती सूत्र में मिलता है, जो जैन ग्रंथ है, भगवती सूत्र में मिलता है, और दूसरा अंगुत्तर निकाय में मिलता है। ये बौद्ध ग्रंथ है, ये जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, और ये बौद्ध ग्रंथ है। इन दोनों में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। अब 16 महाजनपद कौन कौन से थे? जैसे कौशल की राजधानी अयोध्या थी या फिर श्रावस्ती थी। उसी तरह जो सूरसेन जो था वो मथुरा राजधानी थी। उसी तरह जो कुशीनारा जो थी वो मल्लों की राजधानी थी। विज्जी की राजधानी वैशाली थी।
मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। उसी तरह से मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी, तो विराटनगर जो है वो जयपुर को कहा जाता है। उसी तरह जो है तक्षशिला जो थी वो गांधार की राजधानी थी। कंबोज की राजधानी हाटक थी। असमक, ये साउथ इंडिया का जो है ये मैं पढ़ता था, ये असमक गोदावरी नदी के किनारे एक नगर था, जो 16 महाजनपदों में से एक था। इसकी राजधानी थी पोटन। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इसको पूरे अंग अंग की राजधानी चंपा, मुंगेर और भागलपुर जिला कहा जाता है। मगध की राजधानी राजगीर, गया, पटना एरिया जो है। काशी की वाराणसी या काशी थी, बनारस। वत्स की कौशाम्बी, कौशल की श्रावस्ती या अयोध्या भी राजधानी थी कौशल की। सूरसेन की मथुरा, पांचाल की अहिच्य, उत्तरी पांचाल की अहिच्य थी और दक्षिणी की काम्पिल्य थी। फिर कुरु की इंद्रप्रस्थ, मत्स्य की विराटनगर, बताया मैंने अभी आपको, जयपुर का एरिया पड़ता है। कुरु जो है ये मेरठ वाला एरिया, हरियाणा का एरिया है। इंद्रप्रस्थ। चेदी की सुक्तमिति थी या बांदा सुक्तमिति को बोला जाता था, बुंदेलखंड का एरिया। अवंती की उज्जैनी थी, महिष्मती कहा जाता था उज्जैन को। गांधार की तक्षशिला, कंबोज की हाटक या पूंछा, ये कश्मीर में थी। असमक की पोटन या पैथन प्रतिष्ठान भी कहा जाता है, गोदावरी के किनारे, ये मैंने अभी बताया आपको। विज्जी की वैशाली, मल्ल की कुशीनारा, ये देवरिया यूपी के पास में। तो ये सारे महाजनपद थे, इनको जरूर याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। और ये जरूर जान लीजिएगा कि 8 महाजनपद जो है इनको आप देखेंगे कैलकुलेट, इसको जब आप गिनेंगे तो 8 महाजनपद जो है वो उत्तर प्रदेश में हैं। नेक्स्ट आते हैं, आराम बाग वाज कंस्ट्रक्टेड बाई विच अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर। आराम बाग जो है अधोलिखित में से किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? तो जितने भी बाग हैं उनको जो है वो एक तरह से बाग बनवाना वो प्रिय था बाबर को, तो बाबर ने ही आराम बाग बनवाया। और जो भी शालीमार बाग है वो भी बनवाया। तो जितने भी बाग हैं इंडिया में, खास तौर से जो मुगल पीरियड के, वो बाबर के द्वारा ही बनवाए गए। तो आंसर हो जाएगा इसका बी, बाबर। जहांगीर स्थापत्य कला, इसको माफ कीजिएगा, जहांगीर जो है इसके टाइम पे जो है चित्रकला का जो है बोला जाता था कि चित्रकला के इसके टाइम पे बहुत फली फूली थी। और चित्रकला का काल बोला जाता है जहांगीर का काल। हुमायूं, ये बाबर का पुत्र था। बाबर जो है वो फरगना का शासक था। इब्राहिम लोदी के साथ इसने पानीपत का पहला जो है युद्ध हुआ था 1526 में, जिसमें सबसे पहले जो है तोड़ेदार बंदूकें और तोपों का प्रयोग किया गया था। अकबर, ये हुमायूं का पुत्र था, ये तो आप जानते हैं। तो अकबर जो है इसकी भी स्थापत्य कला जो है, जैसे इबादत खाना का निर्माण करवाना, फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाना, बुलंद दरवाज़ा, आगरा में ही जो है आगरा का किला का निर्माण कराना, दिल्ली का किला का निर्माण शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया। ठीक है, तो दिल्ली में जैसे जामा मस्जिद है उसका भी शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया। तो स्थापत्य कला जो है वो भी आप जो है पूरी जान लीजिएगा कि किसने कब और कौन सा मकबरा या फिर कौन सी जो है स्थापत्य कला है वो बनवाई है। तो शाहजहाँ के काल में स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा गया है, क्योंकि ताजमहल जो है वो बनाया गया था शाहजहाँ के टाइम पे। और ताजमहल का हूबहू ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि ताजमहल की एक फूहड़ नकल भी है। तो फूहड़ नकल जो है वो उसको बनाने की कोशिश की थी, वो जो है औरंगाबाद में औरंगजेब ने। तो लेकिन वो एक तरह से उसको जो है राबिया उद दौरानी का किला बोला जाता है, जो कि औरंगजेब की वाइफ थी। नेक्स्ट आते हैं, हु स्टार्टेड होम रूल मूवमेंट इन इंडिया इन 1916। 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? मैंने अभी आपको बताया, बाल गंगाधर तिलक ने की थी। अब इसे जो है इनके दो जो वीकली थे या फिर अखबार थे वो याद रखिए। केसरी, एक तो इन्हें केसरी निकाला था, दूसरा मराठा निकाला था। मराठा इंग्लिश में और केसरी जो है ये मराठी में, याद रखिएगा दोनों। दूसरा जो है वो एक तरह से जैसे उदारवादी लोग थे, तो ऐसे उग्र उग्र स्वभाव के जो उग्र लोग थे, तो उनको जो है गरम दल का बुलाया जाता था, तो उसमें बाल गंगाधर तिलक आते थे। ठीक है, तो होम रूल आंदोलन का जो शुरुआत की थी 1916 में वो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। और दूसरा जो है एक और होम रूल आई थी
वो जो है एनी बेसेंट ने बनाई थी। और एक बात और निश्चित याद रखिएगा कि बाल गंगाधर तिलक ऐसे कांग्रेस के नेता थे जो कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु कहे गए। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी इन्होंने। गांधी जी के बारे में जो है सभी लोग जानते ही हैं। इनकी बुक्स जो है वो भी याद कर लीजिएगा। हिंद स्वराज जो है इनकी पहली पुस्तक थी जो साउथ अफ्रीका में जो है उन्होंने लिखी थी। लाला लाजपत राय, ये इनका संबंध जो है सविनय आंदोलन से है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, कि इनको जो है सॉन्डर्स की जो है साइमन गो बैक, साइमन कमीशन भारत आता है 1928 में। साइमन गो बैक के नारे लगते हैं और लाहौर में जो है सैंडर्स की लाठी से ये जो है घायल हो जाते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद की जो है भगत सिंह जो है उसका बदला लेते हैं सॉन्डर्स की हत्या का। फिर वो जो है लाहौर षड्यंत्र केस कहा जाता है और उसी 23 मार्च जो है 1932 को जो है उनको फांसी हो जाती है। तो उसमें जो है चंद्रशेखर आज़ाद जो होते हैं वो बचे होते हैं। वो जो हैं इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में उन्होंने अपने आप को खुद गोली मार लेते हैं जब चारों तरफ से अंग्रेजों से घिर जाते हैं। तो ये याद रखिएगा 27 फरवरी को पहले चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु हुई थी, फिर उसके बाद में सुखदेव राजगुरु और जो भगत सिंह है इनको फांसी दी गई थी। तो नेक्स्ट आते हैं एंटीसीडेंट रिवर, पूर्ववर्ती नदी है। अब इसमें से पूर्ववर्ती नदी बतानी है। देखिए पूर्ववर्ती नदी का मतलब यह है, यहाँ पे ये नहीं है कि पूर्व दिशा की ओर या फिर पूर्व से, नहीं। पर्वत जो है, पर्वत से पहले ये नदी थी। हिमालय पर्वत से पहले जो नदी विद्यमान थी वो थी जो मानसरोवर, एक तरफ से मानसरोवर झील है और दूसरी तरफ राक्षस ताल है, राक्षस ताल। तो ये कहानी जो है एक तरह से पौराणिक कहानी, अमृत की बहती है तो एक तरफ मानसरोवर होती है, दूसरी तरफ राक्षस ताल होता है। तो और डेथ और जो ईश्वर की जो है वो देवों की युद्ध के बारे में है। खैर, तो मानसरोवर झील और राक्षसताल से निकली हुई जो नदियां हैं उसमें राक्षसताल से निकली है सतलज नदी, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी, ये नदियां पूर्ववर्ती नदियां कही गई हैं क्योंकि पर्वत को ऊपर से आकर के नीचे की तरफ, मतलब कह सकते हैं कि पर्वत को काट के घाटी का निर्माण करती हैं और जो पर्वत को पूरी तरह से लांग गई और किसी तरह से जो है इनकी धारा जो है अलग अलग विभाजित नहीं हुई। तो ऐसी नदियों को जो है वो पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है या फिर एंटीसीडेंट रिवर कहा जाता है। तो इसमें गोदावरी नहीं है, सतलज इसका आंसर हो जाएगा, गंगा यमुना भी नहीं है। अब गोदावरी नदी को लेकर के भी जो है क्वेश्चन आते रहे हैं। तो ये त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से, नासिक से निकली हुई है गोदावरी नदी और त्र्यंबकेश्वर जो है वो ज्योतिर्लिंग जो है वो इसी नदी के तट पर हैं। बाकी गंगा यमुना के बारे में आप लोग के पिछले वीडियो क्लासेस में मैं क्लियर करता रहा हूँ। नेक्स्ट आते हैं, आउटर लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड, पृथ्वी की बाह्य परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी की बाह्य परत को क्रस्ट कहते हैं। पहले क्रस्ट है, फिर मेंटल है, फिर कोर है। क्रस्ट जो है 0 से 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, फिर उसके नीचे 100 से 2900 किलोमीटर की 2900 किलोमीटर की गहराई तक जो है वो मेंटल है और 2900 से 6400 बोल सकते हैं या फिर 6280 बोल सकते हैं, उतनी जो ऊंचाई है गहराई है वो कोर की है। 3.2 जो है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इतना जो है ये डेंसिटी है, एवरेज डेंसिटी है अर्थ की। यहाँ पे जाके कोर पे जाके 6378 यहाँ किलोमीटर दे रखा है। कोर में इसकी 11 से 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो है इसकी डेंसिटी हो जाती है, जो कि सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है। और 100 से 2900 जो है ये मेंटल होती है। पहले अपर मेंटल होती है, फिर लोअर मेंटल, फिर अपर कोर, फिर लोअर कोर। ठीक उसी तरह से क्रस्ट होती है। क्रस्ट जो है 0 से 100 किलोमीटर थिक कही जाती है और क्रस्ट और अपर मेंटल का मिलकर लिथोस्फीयर बनता है, तो ये स्थल मंडल। तो ये भी आप याद रखिएगा। इसके साथ साथ जो है सियाल सीमा नीफे, सियाल सीमा नीफे, ये भी याद रखिएगा
कि सियाल का मतलब है सिलिकॉन और एल्युमिनियम, ये क्रस्ट पर पाया जाता है। सीमा का मतलब है सिलिकॉन और मैग्नीशियम, ये मेंटल पे पाया जाता है। और निकेल और आयरन, Fe फेरस, ये जो है निकेल और आयरन जो है ये कोर में पाया जाता है अर्थ के। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। बाकी स्थलमंडल, जलमंडल, क्षोभ मंडल तो मान लीजिए वायुमंडल की सबसे निचली परत को कहा जाता है ट्रोपोस्फेयर। जल से जो घिरा हुआ भाग है वो जलमंडल कहलाता है। स्थल से जो घिरा हुआ भाग है वो लिथोस्फीयर कहलाता है। बाकी आंसर इसका हो जाएगा क्रस्ट, पपड़ी क्रस्ट। नेक्स्ट आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। सबसे सस्ता साधन कौन सा है इस परिवहन का? तो ये आपको पता ही है कि सबसे सस्ता साधन जल परिवहन है, तो वाटर ट्रांसपोर्ट इसमें आंसर ये हो जाएगा। और फर्स्ट वाटरवे जो है, वाटरवे जो बोला जाता है वो फर्स्ट वाटरवे बोलता है इलाहाबाद या फिर कह सकते हैं प्रयागराज से चल कर के यहाँ पर हुगली तक, ये हल्दिया तक, माफ कीजिएगा हल्दिया तक होता है। और प्रयागराज से हल्दिया ये फर्स्ट वाटरवे कहा जाता है, तो इसको नेशनल वाटरवे बल्कि कहेंगे, फर्स्ट नेशनल वाटरवे, NW। ठीक, बाकी रेल ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट जो है ये आप जानते ही हैं। नेक्स्ट आते हैं, गोदावरी रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम, गोदावरी निकलती है, इसका ओरिजिन कहाँ होता है? मैंने बताया अभी नासिक में होता है। अमरकंटक से दो नदियाँ निकलती है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था हायर एग्जाम में, IAS के एग्जाम में पूछा गया था, लेकिन आप तब भी अब याद रख लीजिए। उस समय क्वेश्चन ये था कि एक नदी जो है पूरब से पश्चिम की ओर जाती है और दूसरी नदी जो है वो दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है, और उन दोनों नदियों का जो एक तरह से कह सकते हैं उद्गम स्थान है वो एक ही है। तो वो नदियाँ कौन कौन सी हैं ये पूछा गया था सवाल 2009-10 के आसपास में। तो एक तो है नर्मदा, नर्मदा और नर्मदा और दूसरी है सोन। ये दोनों निकलती है अमरकंटक से, अमरकंटक से, ये याद रखिएगा। अमरकंटक सबसे ऊंची चोटी है विंध्याचल की। फिर उसके बाद में विंध्याचल की मैकाले की है, माफ कीजिएगा मैकाले की है, मैकाले की। नेक्स्ट आते, अच्छा इसमें बैतूल लिखा हुआ है, बैतूल जो है ताप्ती नदी जो है वो बैतूल जिले से निकलती है MP में, तो वहाँ उसका उद्गम स्थान है ताप्ती नदी का। महाबलेश्वर से कृष्णा का उद्गम स्थान है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर है कर्नाटक में। नेक्स्ट आते हैं, सुएज नहर कनेक्ट, सुएज नहर जो है जोड़ती है, तो सुएज कैनाल जो है ये हम लोग जानते हैं कि भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। दोनों जो है 1867 में 69 में माफ कीजिए 1869 में सुएज नहर का निर्माण जो है वो कराया गया था, और मिस्र के द्वारा जो है इसको 1956 में राष्ट्रीय एक तरह से मार्ग बोला गया, जलमार्ग बोला गया, और राष्ट्रीयकरण इसका किया गया मिस्र के द्वारा 1956 में। ये मेडिटेरियन सी भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, आंसर हो जाएगा पहला। तो ऐसे ही अभी जो वर्तमान में जो न्यूज़ में चल रहा है वो है हरमुज की जलसंधि। हरमुज स्ट्रेट के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, निश्चित पूछा जाने की उम्मीद जो है संभावना है, जो कि ईरान और इजराइल और US इनके बीच में जो युद्ध हो रहा है। ठीक है, वर्तमान में बहुत ज़्यादा ये जो है हाईलाइटेड है, बाकी आप न्यूज़ पढ़ते ही हैं, आपको सब कुछ पता है ही। नेक्स्ट आते हैं, हाउ मैनी टोटल नंबर्स ऑफ श्रुतीज आर देयर इन हिंदुस्तानी संगीत। हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल संख्या मानी गई है, तो ये जो है 22 श्रुतियाँ हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर जो पुराने क्वेश्चन थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, उन्हीं को मैंने रिवाइज करवाया है, जो कि 6 to 8 में जो अपर प्राइमरी में
जो पेपर आता है टेट का, उसके क्वेश्चंस थे। और यही अभी जो है इसको कंटिन्यू रखेंगे। उसके साथ साथ और भी एग्ज़ाम्स के जो क्वेश्चन, एग्ज़ाम्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको भी हल करवाएंगे। और इसके साथ साथ जो है टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी aurastudy.com को ज्वाइन करके। aurastudy.com लिंक जो है सभी सोशल मीडिया के और वेबसाइट के, व्हाट्सएप ग्रुप के, व्हाट्सएप चैनल के, इंस्टाग्राम के सभी लिंक जो हैं डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। exams.aurastudy.in इसमें भी टेस्ट सीरीज़ है, इसको भी आप दे सकते हैं। तो aurastudy.in भी वेबसाइट है, aurastudy.com भी वेबसाइट है, उसके थ्रू भी आप हमसे संपर्क बना सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।